नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोमवार है आज, सप्ताह का पहला दिन, कामकाज की शुरुआत आज फिर से। तो आज हमारा आज की बातचीत फिर से शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। तो प्रमुख खबर ये है कि मोदी जी जो है ताबड़तोड़ विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। और कल आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। और ये जो विकास योजनाएं हैं, शिलान्यास जिनका हो रहा है और जिनका लोकार्पण हो रहा है, तो इसको चुनावी चश्मे से न देखिए। हमें 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ। पहले क्या होता था कि पहले चुनाव के समय पत्थर लग जाते थे, अनाउंसमेंट हो जाता था और चुनाव के बाद पत्थर और नेता दोनों गायब हो जाते थे। तो ये खबर जो है सारे अखबारों में है। लखनऊ का अखबार है, तो लखनऊ में कल जो है अमौसी एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 का उद्घाटन हुआ है। पीक आवर में 4000 पैसेंजर्स वहाँ कर सकते हैं। तो राजनाथ सिंह जो है इसको यहाँ पर थे उद्घाटन के समय में, और पीएम मोदी ने जो है वो उसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। आपको पता है कि पीएम मोदी कल आजमगढ़ में थे, जहां उन्होंने 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इस पे उन्होंने कहा, ये भी खबर सारे अखबारों में छपी है, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और आजमगढ़ के बारे में कहा उन्होंने कि कभी कट्टरता और तुष्टीकरण का सेंटर था, लेकिन जो है विकास के उसमें आ जाएगा। अब दशकों तक पूर्वांचल में जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी वो खत्म है, अब विकास की राजनीति चलेगी। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को यूपी छू रहा है, तो तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। सही भी बात है। आजमगढ़ के बारे में हम तो पिछले 25 सालों से आजमगढ़ को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से पहले का आजमगढ़ जो है वो क्या था और अब आज का आजमगढ़ क्या है, तो फर्क तो है। यूपी में 5 नए एयरपोर्ट आ गए, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़। और साथ ही लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव राजभर राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी की भी संग बुनियाद रखी गई। तो ये खबरें हैं। अब आते हैं चुनाव आयुक्त वाली खबर पे। तो चुनाव आयुक्त की जो है अनुप गोयल के इस्तीफे देने से जो पोस्ट वैकेंट हुई है, एक तो पहले खाली थी, अनूप चंद पांडे जो है वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद राम गोयल साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, तो राजीव कुमार साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अकेले रह गए हैं। तो अकेले उनके बस का है नहीं कि पूरा चुनाव लोकसभा का देश का चुनाव करा लें इतना बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि उनको 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी और ये तो सीट जो वैकेंट है उसको फिलअप करने की जरूरत है। तो इसमें लिखा है सारे अखबारों में कि 15 मार्च तक ये 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। गौरतलब है कि मतलब चुनाव कार्यक्रम के घोषित होने के कुछ दिन पहले ही अरुण गोयल साहब ने जो है इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका शनिवार को इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा भी कर दी। तो इससे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव प्राधिकरण के एकमात्र सदस्य रह गए हैं। पांडे 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति दोनों पदों के लिए पहले 5-5 नामों के 2 अलग अलग पैनल तैयार करेगी। 5-5 नाम के खोज समिति बनेगी। इस समिति में गृह सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग BOPT के सचिव शामिल होंगे। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं इस समय, तो वो भी इसके मेंबर होंगे उस समिति के। तो ये समिति जो है 2 व्यक्तियों का नाम तय करेगी और इसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चयन समिति 13 या 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां जो है वो 15 मार्च तक
होने की संभावना है। तो ये खबर है। तो आते हैं अब वापस कि भैया उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो देखिए अखबार में लिखा है कि इसी गोयल के इस्तीफे पर विपक्ष ने उठाए सवाल, क्या केंद्र से मतभेद थे इसलिए छोड़ा पद। और हिंदू ने तो इसको अपना पहला वो बनाया है, लीड खबर बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को कैसे लिया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भैया वो इस्तीफा क्यों दिए। क्या किसी से मनमुटाव था चीफ इलेक्शन कमीशन का, जैसे हिंदू में लिखा है इलेक्शन कमीशन से उनका मनमुटाव था। हालांकि खबरें आ रही थी कि उनसे कुछ कुछ जो है वो हो रहा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो इस बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो इसमें नहीं लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर फ्रंट पेज पे नहीं है। अब अंदर के कहीं पेज में हो तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इसमें नहीं है अभी। तो ये मामला है कि भाई उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया, सबने लोगों ने कहा। जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया एक्स पर, और पोस्ट में कहा कि क्या गोयल ने वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त व मोदी सरकार से मतभेदों के कारण इस्तीफा दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया या कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज की तरह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले और बीजेपी उनको कहीं से चुनाव लड़ा दे। बहरहाल तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अगले 2 दिन 4 दिनों का, जो क्या होता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये देखने के लिए और इंतजार करना होगा कि गोयल आने वाले दिनों में क्या करते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि भाई तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मुखिया जो हैं सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटनाक्रम से सीधा सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर किसका दबाव है। अक्सर पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है कुछ दबाव में काम कर रहा है। ये आरोप विपक्ष के नेता लगाते आ रहे हैं। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाले के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा की विस्तारित शाखा बन गया है। तो ये खबर है इसमें नवा टाइम्स में। AIMIM भी आ गया इस मैदान में। उनके प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने इस्तीफे पर गोयल और सरकार से कारण पूछा है कि भाई उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और CPM ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि फरवरी में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बच गए हैं। समझ लेते हैं हिंदू अखबार का क्या लिखा है। हिंदू अखबार ने इस बारे में चुनाव आयोग को लेकर इसमें लिखा है कि द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर EC Arun Goyal barely a week before the announcement of the Lok Sabha election came as a surprise to many, but insiders in the poll body have said that apparent differences emerged between Mr. Goyal and Chief Election Commissioner Rajiv Kumar during their visit to West Bengal to oversee poll preparation earlier this month. अच्छा, ये अखबार लिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में ये लोग वहाँ गए थे, इलेक्शन कमीशन की टीम वहाँ गई थी बंगाल में, और बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरह से बहसाबहसी हुई होगी इनके बीच में, आपस में मनभेद तो नहीं कर सकते, मतभेद हुए होंगे, तो उसी समय से ये गड़बड़ चल रहा था। क्या था ये आगे इसमें पढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। According to well-placed sources, Mr. Goyal refused to attend the press conference in Kolkata to brief the media about the preparation in the state after his reported differences with Mr. Kumar. प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी इलेक्शन कमीशन की, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे यूपी में आए थे तो यूपी में भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आखिरी दिन 2-3 दिन रहते हैं, सारी तैयारियों का जायजा लेते हैं, सबसे मीटिंग करते हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी है पुलिस के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद जो है आखिरी दिन जाने के पहले जो है प्रेस को ब्रीफ करते हैं। तो वो ब्रीफिंग जो कोलकाता में होनी थी उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया, मना कर दिया। इन द प्रेस ब्रीफिंग द CEC mentioned that Mr. Goyal had returned to Delhi due to health concern.
However, sources close to Mr. Goyal have dismissed that and maintained that he is in the pink of it. उनकी हेल्थ इशू पूछे जाने पर जब वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, राजीव कुमार ने, उनसे पूछा गया तो, या किसी ने पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ ग्राउंड के कारण वो दिल्ली चले गए हैं। लेकिन जो इनके नज़दीकी हैं अरुण गोयल साहब के, उनका कहना था कि ये गलत बात थी। उसके बदले में उन्होंने कहा कि he flew back to Delhi, cutting short his visit in West Bengal owing to some serious differences. However, they did not elaborate further on what transpired between the two officials nor what issues they differed on that caused Mr. Goyal abrupt exit from core body. अब वो डिफरेंसेस क्या थे इसका खुलासा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगर वो रह जाते तो कम से कम 27 में उनका वो था, रिटायरमेंट था, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन सकते थे। लेकिन ऐसा अवसर को भी छोड़ा उन्होंने और अचानक से इस्तीफा दिया। तो उनके इस इस्तीफे पर विपक्षी पार्टियों में से ज़्यादातर लोगों का यही सवाल था कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। क्या उनके डिफरेंसेस थे मुख्य चुनाव आयुक्त से, या वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये एक खबर है। आज बहुत सारी खबरें हैं। आज फिर मोदी जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखिए विज्ञापन निकला होगा, मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जा ये निकला है। द्वारिका एक्सप्रेसवे समेत 1 लाख करोड़ की अधिक से लागत की 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं 11 मार्च 2024 11:30 बजे गुरुग्राम हरियाणा में। बहुत सारी हैं इसमें। अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली, रोड 2 है, दिल्ली का एक पैकेज है, कर्नाटक में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का रिंग रोड आज जो है वो उद्घाटन होगा। समराला चौक लुधियाना नगर सीमा के बीच एलिवेटेड हाईवे पंजाब का है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, झारखंड में जो है वो रूपनारायणपुर से जामताड़ा ये लोकार्पण हो रहा है। विभिन्न हिस्सों का शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण। गुमला से कोलेबिरा, सुल्ताना से बिरहू, रांची बाईपास का भी आज NH-33 का उद्घाटन होगा। शिलान्यास तो बहुत सारे हैं, बेंगलुरु में है, कड़प्पा विजय वाड़ा आर्थिक गलियारा 14 पैकेज है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कडप्पा और विजयवाड़ा के बीच। NH-67 का ताड़ीपत्री से मुद्दनूर, सीतापुरम, बहुत सारे, तमिलनाडु में तो बहुत, बेलगाम है, कर्नाटक में, ये सब शिलान्यास हो रहे हैं। और तमिलनाडु करूर कोयम्बटूर NH-81 11 हिस्सों में शुद्धिकरण और चौड़ीकरण। तो ये सब खबरें थी आज। यही सब चलेगा अभी 4-5 दिन और चलेगा, जब तक ये पहली बात तो दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाए। उसके बाद ये लोग 2-4 दिन के अंदर जो है 18 से 20 तक मुझे लगता है कि चुनाव आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो आज बस खबरें इतनी ही। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखिए, अपना स्नेह बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।